हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जीरो टू हीरो सीरीज में, जहां हम लोग 30 डेज के अंदर पूरा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का कंप्लीट करने वाले हैं। चाहे आप जेक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वन चैप्टर को हम लोग वन शॉट में कवर करते आ रहे हैं। और आज उसका डे 4 है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। और ये चैप्टर आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है ये। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट या आर्ट्स के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस सेम है, एक ही चीज सबको पढ़ना है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो बेझिझक इस वीडियो को देखो और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दो। और 30 डेज में हम लोग जीरो टू हीरो सीरीज यानी कि नूब टू प्रो सीरीज हम लोग ये कर रहे हैं, जिसमें 30 डेज के अंदर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा डिटेल्ड में हम लोग खत्म करने वाले हैं, वो भी वन शॉट वीडियो में। हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो आएगा, ठीक है। चलो अब जो हम लोग सबसे पहले ये करते हैं, हम लोग ये जानते हैं सबसे पहले, देखो ये जो चैप्टर है ना, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये उतना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल चैप्टर इसलिए है क्योंकि डिमांड बेसिकली एक्चुअल में पूरा जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, पूरा इकोनॉमिक्स आखिरकार होता क्या है। हम लोग जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम लोग जो भी काम करते हैं, उसी चीज के बारे में ही ना पढ़ते हैं। अब यहां से मान लो ये हम लोग बात करते हैं डिमांड का। अब डिमांड क्या होता है? डिमांड को हिंदी में बोला जाता है मांग। अब ये डिमांड क्या है? तो सर सिंपल सा बात है ना, जब कभी भी कोई भी पर्सन किसी भी चीज को खरीदना चाहता है, उसका उस चीज का जरूरत है और उस चीज के लिए वो पैसा भी चुका सकता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। जैसे सपोज कर लो हम बोल रहे हैं हमको मोबाइल का जरूरत है, ये मेरा मोबाइल फोन है, हमको मोबाइल का जरूरत है, हमको ये मोबाइल चाहिए और इस मोबाइल का जो दाम है हम इस दाम को चुका सकते हैं, मतलब इसका जो प्राइस है हम ये प्राइस इसका चुका सकते हैं, तो मेरा इस सामान का डिमांड है। अब मान लो कि हमको पढ़ने के लिए पेन चाहिए और हम पेन का पैसा चुका सकते हैं, पेन का प्राइस चुका सकते हैं, तो मेरा वो पेन का डिमांड हुआ। सपोज कर लो हमको नया जूता चाहिए तो और उस जूता का हम पैसा चुका सकते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है? डिमांड कहलाता है। आया समझ में? हम लोग अब इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं और एक एक चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई साहब आखिरकार डिमांड हम लोगों का होता क्या है, डिमांड का मतलब क्या है। ध्यान से समझना। When a consumer desire to buy a commodity at a certain time and is able to pay for it is called डिमांड। यानी कि अगर कोई पर्सन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में यानी एक निश्चित समय में किसी वस्तु को खरीदने का इच्छा रखता है, किसी वस्तु को खरीदने का वो डिजायर लगता है और साथ ही साथ उस गुड्स का जो प्राइस है उस प्राइस को वो पे कर सकता है, तो उसी चीज को उस पर्सन का क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। आया समझ में? हर एक चीज जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लिखा रहे हैं, आप डिट्टो कॉपी में वैसे नोट डाउन करते हुए चलो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ना आपको बुक में या आपको एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जिसका आंसर आपको पता नहीं होगा, हर एक चीज कवर कर लेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग, देखो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहम, देखो प्रोफेसर बेनहम क्या कहते हैं? द डिमांड ऑफ ए गुड्स एट ए गिवन प्राइस इज ओनली that which is bought at a given price at a given time। यानी किसी गुड्स का डिमांड हम तभी बोलेंगे जब उस गुड्स का डिमांड एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है और उसके लिए प्राइस को भी चुकाया जा सकता है, तब उस गुड्स का उसको क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। आया समझ में? अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मेयर्स, देखो प्रोफेसर मेयर क्या बोल रहे हैं? व्हेन ए कंज्यूमर वाइजेस टू बाय ए गुड्स, व्हेन ए कंज्यूमर विशेस टू बाय ए गुड्स एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड द सर्टेन प्राइस, देन इट इज कॉल्ड डिमांड ऑफ द गुड्स। एक ही चीज है दोनों के बारे में, ठीक है। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करो। चलो डिमांड के बारे में तो सीख गए, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ डिमांड। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फंक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो फंक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है वेरी सिंपल। फंक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है हम लोग जब कभी भी किसी भी गुड्स का हम लोग डिमांड कर रहे हैं
तो वो जो गुड्स का डिमांड कर रहे हैं, कौन कौन सा ऐसा रीजन है जिसके वजह से वो गुड्स का डिमांड या तो मेरा बढ़ेगा या उस गुड्स का डिमांड मेरा घटेगा। जैसे हम अगर कोई भी सामान को खरीद रहे हैं, कोई भी चीज का हम मांग कर रहे हैं, कोई भी चीज का डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा कौन कौन सा चीज है जो उस गुड्स का डिमांड को इफेक्ट करेगा, जिससे या तो वो गुड्स इंक्रीज हो जाएगा यानी उस गुड्स का डिमांड या तो बढ़ जाएगा या उस गुड्स का डिमांड घट जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा चीज है जो एक गुड्स के डिमांड को इफेक्ट करता है। जैसे सपोज कर लो, सबसे पहले तो गुड्स का प्राइस, ठीक है। एक लॉ ऑफ डिमांड का हम एकदम बेसिक आपको समझा दे रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड का एकदम हम बेसिक समझा दे रहे हैं आपको। एक मिनट, हाँ, लॉ ऑफ डिमांड का एकदम बेसिक समझा दे रहे हैं। कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो उसका डिमांड घट जाएगा, और जैसे ही कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो गुड्स के डिमांड को इफेक्ट करता है गुड्स का प्राइस। दूसरा इफेक्ट करता है कंज्यूमर का इनकम। कंज्यूमर यानी हम लोग, अगर हम एक कंज्यूमर हैं, अगर मेरा कभी भी इनकम अगर बढ़ेगा तो मेरा डिमांड भी बढ़ेगा, और वहीं अगर मेरा इनकम घटेगा तो मेरा डिमांड भी घटेगा। तो जो मेरा इनकम है वो भी मेरा डिमांड को इफेक्ट किया। साथ ही साथ और भी बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसकी वजह से मेरा डिमांड इफेक्ट होता है, या तो मेरा डिमांड बढ़ रहा है या तो मेरा डिमांड घट रहा है। यानी किसी भी गुड्स का डिमांड और उस डिमांड को जो भी चीज इफेक्ट करता है उसके बीच रिलेशन को ही बोला जाता है डिमांड फंक्शन। आया समझ में बात? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले ले लिए, अब सुनो, वही बोल रहे हैं। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ ए कोमोडिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स। यानी किसी भी कोमोडिटी का डिमांड और उसके डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके बीच रिलेशन को ही क्या बोला जाता है, डिमांड फंक्शन बोला जाता है। क्लियर? इट रेफर टू द पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर ए कोमोडिटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। यानी कि किसी भी गुड्स का डिमांड और उसको इफेक्ट करने वाला फैक्टर, उनके बीच पॉजिटिव भी रिलेशन हो सकता है, नेगेटिव भी। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी गुड्स के प्राइस के बेसिस पे, और दूसरा सपोज कर लो बात करते हैं किसी भी पर्सन का इनकम के बेसिस पे। अब ध्यान से एक बात समझना, नॉर्मली क्या होता है ना, कभी भी अगर किसी भी गुड्स का इनकम अगर बढ़ रहा है, नॉर्मली अगर कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ रहा है ना, तो उसका डिमांड क्या होता है, घट जाता है। मान लो कि आज अगर मान लो प्याज आपका सपोज 40 रुपए केजी है, तो आप 5 किलो प्याज खरीद रहे, 40 रुपए केजी है तो 5 केजी प्याज खरीदे, और यही 40 रुपए वाला प्याज अगर 150 रुपए किलो हो जाए, 40 रुपया वाला प्याज कितना हो जाए, 150 रुपया किलो हो जाए, तो क्या तब भी आप 5 ही केजी खरीदोगे? नहीं, तब आप अपने डिमांड को कम कर दोगे। और जैसे ही प्याज का दाम घट जाएगा तो हो सकता है आपका डिमांड फिर से बढ़ जाए। तो यही बोला गया है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और दूसरा जैसे ही गुड्स का प्राइस घटेगा वैसे ही आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। यानी गुड्स का प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव, उल्टा रिलेशन होता है। और जबकि प्राइस के साथ डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम के साथ अगर कभी भी किसी भी पर्सन का, किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा, जैसे हम आज जितना पैसा कमा रहे तो मेरा एक डिमांड है, कल को अगर हम ज्यादा पैसा कमाएंगे तो मेरा डिमांड भी बढ़ जाएगा। यानी अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा डिमांड भी बढ़ जाएगा, और अगर मेरा इनकम घटेगा तो मेरा डिमांड भी क्या होगा, घट जाएगा। यानी किसी भी पर्सन का, कंज्यूमर का इनकम और उसका डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। वही यहां बोल रहा है कि एक जो डिमांड फंक्शन होता है वो या तो फिर पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है या तो वो आपका नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है। यही यहां पे वो बोल रहा था। आ गई बात समझ में मेरी? ठीक है, आगे बोल रहा है, देखो आगे बोला गया है डिमांड फंक्शंस आर मेनली 2 टाइप्स। डिमांड फंक्शंस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स का। सबसे पहला होता है पर्सनल डिमांड फंक्शन और दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब पर्सनल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, सुनो। पर्सनल डिमांड फंक्शन को इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन भी बोला जाता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, पर्सनल डिमांड फंक्शन को क्या बोला जाता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ध्यान से समझो, हम एक इंडिविजुअल पर्सन है,
आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, तो कभी भी किसी एक सिंगल कंज्यूमर का डिमांड और उसके डिमांड को इफेक्ट करने वाले चीजों के बीच अगर हम रिलेशन जानना चाहेंगे तो वो कहलाता है मेरा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। एक पर्सन का, जैसे सपोज कर लो ये हम है, कौन है ये, हम है, सपोज कर लो मेरा नाम हो गया ए, तो ये हम है, मेरा जो डिमांड होगा, मेरा जो डिमांड और मेरा डिमांड को इफेक्ट करने वाला फैक्टर, उसके बीच जो रिलेशन पड़ेंगे वो होगा मेरा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एक कंज्यूमर के बारे में। मार्केट डिमांड फंक्शन मतलब होता है एक कंज्यूमर के बारे में नहीं, दो या दो से अधिक कंज्यूमर या किसी भी मार्केट के अंदर में जितने भी कंज्यूमर है उन सबके बारे में। सपोज कर लो हम दो कंज्यूमर को ले रहे हैं, ए बी, और तीन कंज्यूमर ले चलो ए बी और सी, तो ए का भी अपना कोई ना कोई डिमांड होगा, बी का भी अपना कोई ना कोई डिमांड होगा, सी का भी अपना कोई ना कोई डिमांड होगा। ए का भी किसी रीजन से डिमांड बढ़ता या घटता होगा, बी का भी किसी रीजन से डिमांड बढ़ता घटता होगा, सी का भी किसी रिलेशन से डिमांड बढ़ता या घटता होगा। तो ए का सम, बी का सम और सी का सम, जब इसका टोटल करके जो मेरा एक डिमांड निकल के आएगा वही क्या कहलाएगा, मार्केट डिमांड। आ गया बात समझ में। इंडिविजुअल डिमांड, पर्सनल डिमांड मतलब एक पर्सन का डिमांड के बारे में जानेंगे, और मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि पूरे मार्केट के बारे में जानेंगे या दो से अधिक कंज्यूमर का डिमांड के बारे में जानेंगे। क्लियर है? चलो अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को सुन लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लो। देखो वही चीज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है जो हम अभी बताएं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग हिज डिमांड, यानी एक पर्सन का डिमांड और उस एक पर्सन के डिमांड को इफेक्ट करने वाला फैक्टर। जैसे हम अभी बताएं, गुड्स का प्राइस, मेरा, हम इंडिविजुअल पर्सन है, किसी कारण से अगर गुड्स का प्राइस घटेगा तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो मेरा डिमांड घट जाएगा। तो ये सिर्फ मेरा अकेला का है, तो ये कहलाता है मेरा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में। हाँ जी, देखो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है अभी बताए ना। मार्केट डिमांड फंक्शन मतलब बोल रहा है, मार्केट डिमांड फंक्शन इज द फ्लो आउट रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। मार्केट डिमांड मतलब अगर एक पर्सन का डिमांड है तो ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है, और अगर एक, दो या दो से अधिक कंज्यूमर का डिमांड को जोड़ेंगे तो ये मेरा कहलाता है मार्केट डिमांड फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि सर ऐसा क्या होगा जिसके वजह से मेरा गुड्स का जो कोमोडिटी है, यानी हम जो चीज का डिमांड करते हैं, ऐसा क्या होगा जिसके वजह से मेरा डिमांड इफेक्ट होगा, या तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा या मेरा डिमांड घट जाएगा। तो देखो ऐसा कई सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा कई सारा चीज है जिसके वजह से या तो मेरा डिमांड बढ़ जाएगा या मेरा डिमांड घट जाएगा। जैसे यहां लिखे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। तो एक डिमांड बढ़ेगा घटेगा, ये सबसे पहले डिपेंड करता है प्राइस ऑफ द आइटम, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करता है। इफ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर सब चीज ओके है तो याद रखना कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। याद रखना, अभी हम समझाए थे ना प्राइस के बारे में, प्राइस और गुड्स के डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। और बात करें दूसरा चीज जो इफेक्ट करता है डिमांड को, वो होता है कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर्स का इनकम अगर बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगा, कंज्यूमर्स का इनकम अगर घटता है तो डिमांड भी घटेगा। यानी कंज्यूमर्स इनकम और डिमांड के बीच कैसा रिलेशन होता है सर जी? तो इन दोनों के बीच आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि प्राइस ऑफ आइटम यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी और डिमांड के बीच कैसा रिलेशन होता है? तो नेगेटिव रिलेशन होता है। आया समझ में? और प्रैक्टिकली इसको खुद में लगा के दिखाओ ना। अगर मेरे पास पैसा है और कोई गुड्स का प्राइस अचानक से बढ़ गया तो हम उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो डिमांड उसका घट जाएगा, और जैसे ही उसका प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगा। हम लोग सब वैसे ही तो करते हैं, हर कोई वैसा ही करते हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे कि ये जो डिमांड चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, बशर्ते आप इसको समझ जाओ।
और क्या क्या चीज डिमांड को इफेक्ट करेगा, और याद इफेक्ट करेगा यूटिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी यूटिलिटी ऑफ गुड्स, प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट आइटम्स। ये अच्छा, रिलेटेड गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होगा हम अभी बताएंगे इसको, ठीक है। सप्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों गुड्स का मतलब अभी हम बताएंगे आपको। कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, फैशन एक्सेट्रा। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट या कंज्यूमर का फैशन में चेंजेस नहीं आना चाहिए, यानी सपोज कर लो हमको जो चीज पसंद है, मेरा पसंद में कोई चीज चेंज नहीं आना चाहिए। अगर मेरा टेस्ट बदल गया, मेरा इंटरेस्ट बदल गया उस सामान को खरीदने का, तो हम भी उसको नहीं खरीदेंगे, डिमांड घट जाएगा। या अगर मेरा इंटरेस्ट किसी चीज पे जाग गया कि नहीं हमको वो सामान खरीदना है, तो खरीदेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सबसे पहले ये समझ लो कि आखिरकार सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स। एकदम अच्छा से इसका नोट्स लिखवा रहे हैं, अच्छा से इसको पहले नोट डाउन करना, अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से रखो, ठीक है। सप्लीमेंट्री गुड्स और कौन सा गुड्स के बारे में बोल रहे हैं, आपका कंप्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ध्यान से समझना। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक दूसरे के बदले। इसका मतलब सिंपल समझ लेना, एक दूसरे के बदले, ठीक है। और कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है एक साथ। कंप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है एक साथ, बस इतना याद रखना, काम चल जाएगा। बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जिसको एक दूसरे के बदले यूज कर सकते हैं। या तो ये खाओ नहीं तो ये खाओ, या तो ये लो नहीं तो ये लो। जैसे चाय या कॉफी, अगर आपको चाय पसंद है तो या तो आप चाय पियो, चाय नहीं पसंद है तो आप कॉफी लो, या तो आप चीनी लो, अगर चीनी नहीं पसंद है तो आप गुड़ लो। तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के बदले प्रयोग में लाया जाता है। या तो आप चाय पी सकते हैं, चाय नहीं पसंद है तो कॉफी पी लो, या तो आप जो है वो चीनी ले लो, अगर चीनी नहीं पसंद है तो गुड़ ले लो। तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे के बदले यूज करते हैं। देखो, गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सॉरी, सप्लीमेंट्री नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। हाँ, सप्लीमेंट्री गुड्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, सुगर एंड गेजरी एटसेट्रा, इसका मतलब गुड़ होता है, ठीक है। और कंप्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ यूज होता है, एक साथ यूज होता है। जैसे सपोज कर लो पेन और पेपर, ये मेरा पेन है, पेन को यूज करने के लिए पेपर चाहिए, पेन नहीं है, पेपर नहीं है, तो सिर्फ पेपर लेके क्या करेंगे, और पेन है पेपर नहीं है तो पेन को कहाँ लिखेंगे। पेन और पेपर एक साथ यूज करते हैं हम लोग। कार और पेट्रोल एक साथ यूज करते हैं। इंक और पेन एक साथ यूज करते हैं। डबल ब्रेड और बटर एक साथ यूज करते हैं। तो ऐसे ही गुड्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स, जो एक साथ यूज में लाया जाता है। गुड्स दैट आर यूज टुगेदर आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है, वेरी सिंपल, अच्छा से इसको समझ लो। स्क्रीनशॉट ले लिए, हर एक चीज को अच्छा से नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं डिमांड टेबल एंड डिमांड शेड्यूल। डिमांड टेबल और डिमांड शेड्यूल वेरी सिंपल है। डिमांड टेबल बोलो या इसी का दूसरा नाम होता है डिमांड शेड्यूल। इसका मतलब होता है कि कब और कैसे, यानी डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल का मतलब है एक ऐसा टेबल जो आपको यह बताएगा कि डिमांड कब कब बढ़ा और डिमांड कब कब घटा। डिमांड कब कब बढ़ा और डिमांड कब कब घटा, जो टेबल आपको यह बताता है कि देखो भाई, इस मतलब ऐसे ऐसे डिमांड बढ़ा, ऐसे ऐसे डिमांड घटा। इसी टेबल को हम लोग बोलते हैं डिमांड टेबल या डिमांड शेड्यूल। जैसे सपोज कर लो हम आपको बोल रहे हैं ये किसी भी गुड्स का प्राइस है, और ये सपोज कर लो उस गुड्स का क्वांटिटी ऑफ डिमांड है। क्या है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी क्यू। ठीक है, चलो ये एक हम लोग एक टेबल में इसको बना देते हैं। सपोज कर लो इस तरीके से ये टेबल हो गया। सपोज कर लो पहले गुड्स का प्राइस था आपका 10 रुपया, तो मेरा डिमांड था 20, यानी कि अगर कोई सामान का दाम 10 रुपया था तो हम उसको 20 पीस यूज करते थे। अब मान लो प्राइस बढ़ करके हो गया 15 रुपया। देखो प्राइस बढ़ गया तो मेरा डिमांड घट करके हो गया सपोज कर लो 12 रुपया हो गया, बस इसको बंद कर दिए। तो ये जो मेरा टेबल बना, जो मेरा किस चीज के बारे में बता रहा है, मेरा डिमांड के बारे में बता रहा है। तो इसी टेबल को हम लोग बोलेंगे डिमांड टेबल या डिमांड शेड्यूल। और ये किसके पर्सपेक्टिव में बताएं? प्राइस के पर्सपेक्टिव में। ऐसे ही हम इनकम के पर्सपेक्टिव में बना सकते हैं। देखो यहां भी हम लोग इनकम का टेबल, इनकम के बेसिस पे डिमांड टेबल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये मेरा इनकम है और ये मेरा सपोज कर लो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है जो हम सामान खरीद रहे। सपोज कर लो पहले मेरा इनकम था 100 रुपया, तो सपोज कर लो मेरा डिमांड था पहले 50,
और जैसे ही मेरा इनकम जो है वो 100 से बढ़ करके हो गया 150, तो मेरा डिमांड 50 से बढ़ के हो गया 80। इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा। प्राइस उल्टा होता है, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो ये भी मेरे लिए डिमांड टेबल या डिमांड शेड्यूल है, ये भी मेरे लिए डिमांड टेबल और डिमांड शेड्यूल है, एक ही चीज है। ये डिमांड शेड्यूल है इनकम के बेस पे, ये डिमांड शेड्यूल है प्राइस के बेस पे। समझ में आया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। देखो वही बोल रहा है, ए डिमांड टेबल या डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी एट ए गिवन टाइम एट द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स परचेज्ड एट दोस प्राइस। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, इसको डिमांड शेड्यूल भी बोला जाता है। आया बात समझ में? अब देखो सैमुअल्सन एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा डिमांड शेड्यूल के बारे में? द टेबल इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी परचेज इज रिवील्ड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। ठीक है, आया मेरा बात समझ में? अब बेसिकली ये जो डिमांड शेड्यूल होगा ये भी दो तरीके का होगा, क्योंकि बताओ जो हम लोग डिमांड पढ़े थे, डिमांड फंक्शन, वो दो था, एक मेरा डिमांड था, एक मार्केट का डिमांड था। अगर मेरा डिमांड है तो मेरा डिमांड का टेबल होगा, और मार्केट डिमांड है तो मार्केट का डिमांड का टेबल होगा। इसलिए ये जो डिमांड शेड्यूल होगा ये दो तरीके का होगा। एक होगा आपका इंडिविजुअल डिमांड टेबल यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरा होगा मार्केट डिमांड टेबल यानी कि मार्केट डिमांड शेड्यूल। जो मेरा डिमांड होगा वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाएगा, जो मार्केट का डिमांड होगा वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। आ गया बात समझ में? देखो दिखाते हैं अभी इसको, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हर एक चीज को अच्छा से नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, चलो अब देखो समझो। ये देखो डिमांड शेड्यूल, बोले ना दो तरीके का डिमांड शेड्यूल होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब देखो सेम वही चीज है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो देखो बच्चा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में यहाँ पे क्या बता रहे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में बोल रहे हैं द क्वांटिटीज डिमांडेड बाय ए पार्टिकुलर पर्सन, यानी एक आदमी के द्वारा, ए पार्टिकुलर पर्सन ए डिफरेंट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट ए गिवन टाइम आर शोन इन द टेबल विच इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड टेबल। द टेबल शोज द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सिर्फ एक आदमी का डिमांड को बताता है। अब देखो समझाने के लिए यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है, भूल जाएंगे बीच बीच में नहीं तो। अब देखो यहां पे देखना, इसको समझ में आ जाएगा। देखो एक पर्सन का है, ये एक पर्सन का है, यहां पे प्राइस पर यूनिट से। अच्छा, कभी भी ना अगर आपको ये पूछेगा ना कि डिमांड को हम लोग किस चीज से रिलेट करके बताते हैं, तो हमेशा डिमांड को ना प्राइस से ही हमेशा रिलेट करके बताना। किससे बताना भाई? प्राइस से ही रिलेट करके हमेशा डिमांड को बताया करना। तो यहां गुड्स का प्राइस है रुपया में, इंडियन करेंसी में, और क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बाय कंज्यूमर ए, और ये एक कंज्यूमर है, चलो इसका नाम रख दिए ए। अब देखो जब किसी गुड्स का प्राइस 1 रुपया था, कितना था? 1 रुपया, तो वो कितना पीस डिमांड करता था? 20 पीस। जब प्राइस हो गया 2 रुपया तो डिमांड कितना हो गया? 18 रुपया। जब प्राइस हो गया 3 रुपया तो डिमांड कितना हो गया? 15 रुपया। क्या नोटिस कर रहे हो? यहां तक नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस अधिक हो रहा है, यानी जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, वैसे वैसे देखो डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में? फिर जैसे ही प्राइस 4 रुपया हो गया तो डिमांड घट के 12 रुपया हो गया। जैसे ही प्राइस 5 रुपया हो गया डिमांड घट के 10 रुपया हो गया। जैसे ही प्राइस 6 रुपया हो गया डिमांड घट के कितना हो गया? 8 रुपया हो गया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे डिमांड घटा, और ये एक पर्सन का डिमांड शेड्यूल बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो भाई मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बोला? एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में पूरा मार्केट का जो डिमांड होगा उसी को जिस टेबल से दिखाएंगे वही मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। Market demand table is the table which shows the relationship between the price of a commodity and the demand of a commodity in the entire market or economy at a given time. The market demand table shows the entire market. ये पूरे मार्केट के बारे में बताता है। अब देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल को यहाँ पे नीचे समझा रहे हैं। ठीक है, देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है खास। देखो यहां लिखे हैं किसी गुड्स का प्राइस है और गुड्स में ले लिए सपोज कर लो मिल्क, और उसका प्राइस यहां रुपीज पर लीटर है, यानी 20 रुपया पर लीटर, 16 रुपया पर लीटर, 12 रुपया पर लीटर और 10 रुपया पर लीटर। और यहां कंज्यूमर ऑफ ए, ये एक कंज्यूमर है ए और ये एक कंज्यूमर है मेरा बी, दो कंज्यूमर को ले लिए। देखो जब गुड्स 15-20 रुपया लीटर था दूध,
तो मिस्टर ए 3 लीटर खरीदता था, जब दूध 20 से घट के 16 रुपया लीटर हो गया तो ये 4 लीटर लेने लगा। तो जब ये गुड्स जो है वो 16 से घट के 12 हो गया तो ये 5 लीटर लेने लगा, और जब ये 10 रुपया प्रति लीटर हो गया तो ये 6 केजी लेने लगा। वैसे ही ये भी देखो, पहले 2 लेता था, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, फिर 8। बेसिकली क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, तो देखो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस घट रहा है कोमोडिटी का तो डिमांड बढ़ रहा है। अब इन दोनों का जो डिमांड है इसको जोड़ दो, तो देखो यहाँ ये 3 डिमांड था, इसका 2 डिमांड, तो इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल मार्केट डिमांड हो गया 5 लीटर, 5 लीटर, और इसका 4 लीटर था, इसका 3 लीटर था, जोड़ दो तो जोड़ करके हो गया यहाँ 7 लीटर। इसका 5 लीटर था, इसका भी 5 लीटर, तो जोड़ के हो गया 10 लीटर। इसका 6 लीटर था, इसका 8 लीटर, तो जोड़ के कितना हो गया 14 लीटर। ये ए का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ये बी का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इन दोनों को जोड़ दिए तो ये मेरा निकल गया क्या, मार्केट डिमांड शेड्यूल निकल गया मेरा। आया समझ में? देखो है ना कितना सिंपल। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। हम अभी अगर इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में जो पढ़ाए, अगर वो समझ में आ गया तो सेम वही देखो डिफरेंसेस को यहाँ लिखे हैं, और बार बार समझाते हैं कि कभी भी डिफरेंसेस बोलेगा यू शुड ऑलवेज शो डिफरेंस इन ए टेबल, हमेशा बोलते हैं इस चीज को। यहाँ मेंशन कर दिए इंडिविजुअल डिमांड और वहां लिख दिए मार्केट डिमांड। देखो इंडिविजुअल डिमांड क्या बोल रहा है, इट टेल्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए कंज्यूमर, ये एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट द एंटायर मार्केट, ये सभी मार्केट के बारे में बताता है, यानी मार्केट में अगर जितना भी कंज्यूमर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, ये सब के बारे में बताएगा। ठीक है, एंटायर मार्केट के बारे में बताएगा। द लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट अप्लाई, यहां लॉ ऑफ डिमांड या तो लगेगा या नहीं लगेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो हम बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लो। द लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज अप्लाइज, और यहां लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ द मार्केट, ये मार्केट के सभी फैक्टर से इफेक्ट नहीं होता है, मार्केट के सभी फैक्टर्स इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहां क्या होता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन से वो इफेक्ट होता है। ठीक है, चलो अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है सर जी, है ना, ये देखो ये चीज समझा रहे थे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड मतलब सिंपल है, कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, इसी चीज को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। सिंपल बात है। ठीक है, बस एक लाइन में याद कर लेना, कहानी खत्म। टाइप्स ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर जी। टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड कितने टाइप्स का होता है। देखो बेसिकली जितने भी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे पहले लिख रहे हैं देयर आर द टाइप्स ऑफ डिमांड्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहला डिमांड होता है प्राइस डिमांड, दूसरा होता है इनकम डिमांड, और ये जो इनकम डिमांड होता है वो 2 चीजों पे लागू होता है, एक सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स, और दूसरा इंफीरियर गुड्स और गिफ्ट गुड्स। अब इन सुपीरियर गुड्स क्या होता है या नॉर्मल गुड्स क्या होता है, इंफीरियर या गिफ्ट गुड्स क्या होता है, ये बताएंगे अभी। और तीसरा होता है हम लोगों का क्रॉस डिमांड। देखो सबसे पहला डिमांड प्राइस डिमांड, दूसरा इनकम डिमांड। इनकम डिमांड 2 चीजों पे डिपेंड करता है, सुपीरियर गुड्स पे और इंफीरियर या गिफ्ट गुड्स पे। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आता है हम लोगों का अदर डिमांड। पॉइंट नंबर 4 में क्या आता है, अदर डिमांड। अब ये जो हम लोगों का अदर डिमांड है उसमें देख लेना, अदर डिमांड में ये 3 तरीके का डिमांड आता है, ज्वाइंट या कंबाइंड डिमांड, डेराइव डिमांड, कंपोजिट डिमांड, या जिसको कलेक्टिव डिमांड बोलते हैं। एक एक करके हम लोग सब चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राइस डिमांड क्या होता है। देखो मीनिंगे में उसका आंसर छुपा है, ये जो प्राइस डिमांड है ना एक्चुअल में मीनिंग में ही छुपा है। प्राइस डिमांड का मतलब होता है प्राइस के बेसिस पे डिमांड इफेक्ट होना, यानी जो मेरा डिमांड है वो पूरी तरीके से गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करता है। मेरा जो डिमांड है वो पूरे तरीके से गुड्स के प्राइस पे डिपेंड करता है। इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी इंक्रीजेज देन डिमांड विल बी डिक्रीजेज, बट इन अदर हैंड इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीजेज देन माई डिमांड विल बी इंक्रीजेज। दूसरी ओर बात करें इनकम डिमांड, यानी मेरा जो डिमांड है वो पूरा तरह से डिपेंड करता है मेरे इनकम पे। ठीक है, if other things being equal and the income of a consumer increase then demand will be also increase, and if income of the consumer decrease then demand will be also decreases। यही चीज को बोलते हैं इनकम डिमांड। इसके बाद आते हैं क्रॉस डिमांड।
क्रॉस डिमांड का मतलब होता है कि किसी दूसरे गुड्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, लेकिन उसके वजह से किसी दूसरे गुड्स का डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। यानी अगर गुड्स एक्स और वाई दो अलग अलग गुड्स है, तो गुड्स एक्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, लेकिन गुड्स एक्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने के वजह से गुड्स डिमांड जो गुड्स वाई है इसका डिमांड में चेंजेस आ गया। हम समझाएंगे इसको, और ये अदर डिमांड होता है, इसको भी हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले आओ इनकम डिमांड। तो अभी देखो जो हम चीज को समझाएं, अगर आप देखना चाहें तो इसका सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट देखना। देखो ये डिमांड है, डिमांड में पहले प्राइस डिमांड, फिर इनकम डिमांड, फिर क्रॉस डिमांड और अदर डिमांड। इनकम डिमांड में देखो दो डिमांड हो गया, सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स का डिमांड और इंफीरियर। और ये जो अदर डिमांड्स है उसमें देखो ज्वाइंट डिमांड हो गया, डिराइव डिमांड हो गया और कंपोजिट डिमांड हो गया। ठीक है, चाहो तो सिर्फ इंग्लिश वाला का नोट्स लेके लिख सकते हो। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्राइस डिमांड, एग्जाम में बहुत चांस होता है इसका पूछने का, एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा चांसेस होता है। अब ध्यान से समझना ये होता क्या है। हम अभी समझाए थे ना, प्राइस के बेसिस पे मेरा डिमांड चेंज हो रहा है। देखो प्राइस डिमांड रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, कमोडिटी मतलब होता है किसी भी चीज, कोई भी गुड्स। कमोडिटी मतलब होता है कोई भी गुड्स। बोल रहा है प्राइस डिमांड रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, यानी किसी भी गुड्स का प्राइस और उस गुड्स के डिमांड के बीच रिलेशन बताता है। किसी भी गुड्स का प्राइस और उसके डिमांड के बीच रिलेशन बताता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी का चीज इक्वल है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल क्या होता है हम अभी समझाएंगे। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज, and when the price of the goods decreases its demand increases। यही चीज तो हम अभी आप लोगों को समझा रहे थे। ठीक है, चलो देखो अब इसको ऊपर लेके जाते हैं और ध्यान से समझना। देखो बोल रहा है देयर इज एन इनवर्स, इनवर्स मतलब होता है नेगेटिव। इनवर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड्स एंड डिमांड फॉर ए कमोडिटी, यानी किसी भी गुड्स का प्राइस और उसके डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। हम बार बार इसलिए समझा रहे हैं ताकि हर चीज आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। दैट इज वाई द स्लोप ऑफ द प्राइस डिमांड कर्व इज नेगेटिवली, जैसे अर्थात सो दैट द प्राइस ऑफ डिमांड कर्व इज फॉलिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक इनकम डिमांड कर्व जो होता है वो लेफ्ट से राइट, अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव होता है। कैसे होता है अभी हम ग्राफ में इसको बना के दिखाएंगे। देखो प्राइस डिमांड टेबल समझा रहे हैं आप लोगों को। यहां बोला गया है प्राइस ऑफ ए आइटम, एक गुड्स रख दिए सपोज कर लो एक्स, ठीक है, और यहां पे उसका डिमांड है, और यहां गुड्स का क्या है? प्राइस। प्राइस को पी से डिनोट करते हैं और क्वांटिटी ऑफ डिमांड को क्यू से। देखो अगर मान लो कि कोई भी गुड्स है एक्स, एक्स की जगह आप कोई भी गुड्स ले लेना, कोई भी एक सामान है, इतना इमेजिन कर लो। उस सामान का दाम पहले 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपया। तो मेरा डिमांड हम कितना करते थे? 15 यूनिट, यानी 15 पीस खरीदते थे। 20 रुपया दाम था एक पीस का, तो 15 पीस खरीदते थे। आज उसका प्राइस जो है वो घट गया, प्राइस घट के हो गया 10 रुपया। प्राइस घटा तो मेरा डिमांड देखो 15 से बढ़ के कितना हो गया? 25। प्राइस बढ़ा तो डिमांड, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गया, और यही प्राइस अगर बढ़ता तो डिमांड घट जाता। अब इसी चीज को हम लोग देखो एक टेबल से दिखाते हैं कैसे, और उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली कैसे गिरता है। ठीक है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। इसको बनाने का तरीका वेरी सिंपल, इस तरीके से चलो लकीर खींचो। 0 हो गया, यहां x लिखेंगे, यहां पे y, और देखना हमेशा यहां पे क्वांटिटी को डालेंगे गुड्स का, और यहां हमेशा गुड्स का p यानी कि प्राइस को डालेंगे। देखो पहले कितना रुपया था? प्राइस 20, तो डिमांड कितना था? क्वांटिटी ऑफ डिमांड 15। सपोज कर लो प्राइस को यहां पे 20 मान लिए, चलो ये 20 मान लिए, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कितना था? 15। सपोज कर लो 15 हम कहां मान लिए? सपोज कर लो 15 हम यहां मान लिए। इसके बाद अब प्राइस घट करके हो गया 10, 20 से घट के हो गया 10, तो ये 20 है, 20 से घट के सपोज कर लो यहां हो गया 10। जैसे ही प्राइस, अच्छा इन दोनों को हम चाहें तो ऐसे पहले मिला सकते हैं यहां, और जैसे ही प्राइस 10 हो गया तो डिमांड कितना हो गया? 25 हो गया। डिमांड बढ़ करके हो गया 25, यानी ये 15 हो गया तो ये क्या हो गया? 25 हो गया। इसी चीज को इसके बाद ये डॉट और ये डॉट को हम लोग एक लकीर से मिला देंगे ऐसे, ये मेरा हो गया डी 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 का मतलब होता है डिमांड कर्व। इसी लकीर को हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व।
आया बात समझ में? यहां बेसिकली क्या हो रहा है, यहां मेरा इनकम घट रहा है तो मेरा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनकम घट रहा है तो मेरा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आया समझ में? और ये जो कर्व आपको डीडी दिखा, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व आपको बोलते हैं। इसी में कभी कभी पूछ देता है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब होता है ऐसा डिमांड कर्व जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के डिमांड को बताता है, और मार्केट डिमांड कर्व ऐसा डिमांड कर्व होता है जो पूरे मार्केट के डिमांड को बताता है कि डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इस टेबल के बाद नीचे इस ग्राफ को जरूर बना करके रखना। और हाँ, अच्छे तरीके से अगर सिंसियरिटी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो बच्चा, हम होमवर्क जब करवाते जाएंगे उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना और चैप्टर खत्म होने के तुरंत बाद उसको नोट डाउन करके रखना। अगर आपको लगता है ना कि आप सिर्फ सुन करके सब चीज याद रख पाओगे तो नहीं, तब आपका ऐसे पढ़ना बेकार है। ऊपर में जो हम बोले थे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, उसका मतलब ये होता है। इसको अभी सिर्फ नोट डाउन करके रखो, हम एक क्वेश्चन में इसको अभी इसी चैप्टर में आगे समझाएंगे। चलो अब दूसरा आते हैं हम लोग, इनकम डिमांड क्या होता है। तो बच्चा अभी बताए थे ना, इनकम डिमांड का मतलब क्या होता है, इनकम के बेसिस पे मेरा डिमांड इफेक्ट हो रहा है। इनकम डिमांड शो करता है किसी भी कंज्यूमर का इनकम और उसके डिमांड के बीच रिलेशन। इनकम और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि जब किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ता है, और जब इनकम घटता है तो उसका डिमांड भी घटता है। ठीक है, दोनों, इनकम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है, प्राइस घट रहा है। ठीक है, वही बोल रहा है। इनकम डिमांड रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंज्यूमर्स इनकम एंड हिज डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब सभी बातें समान रहेगा। When the income of a consumer increases, his demand also increases, and as his income decreases, his demand also decreases. Equality, अतः this is a positive relationship between income and demand. यही समझा रहे थे कि इनकम और डिमांड के बीच कैसा रिलेशन होता है सर जी, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, चलो आगे। इनकम डिमांड, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। इनकम डिमांड वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मनी। इनकम डिमांड वाज डिस्कवर्ड बाय इनकम डिमांड वाज डिस्कवर्ड बाय जर्मनी इकोनॉमिस्ट एंजल। नाम है एंजल, ठीक है, एंजिल नाम है, एंजिल। अगर हिंदी लिखने में गलती हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। इनकम डिमांड का खोज किसने किया था, इनकम डिमांड का खोज जो है वो जर्मनी के इकोनॉमिस्ट एंजिल ने किया था। इसलिए इस नियम को उसके नाम के आधार पे एंजिल कर्व बोला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि एंजिल कर्व क्या होता है, तो समझ जाना कि एंजिल कर्व का मतलब होता है आपका इनकम डिमांड। एंजिल कर्व का मतलब क्या होता है, इनकम डिमांड होता है। आया समझ में? अच्छा, इनकम डिमांड को अगर आप ग्राफ में दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे, तो बेसिकली ऐसे दिखाओगे। अच्छा, इनकम, अगर इनकम डिमांड को बताने के लिए दो चीज है, दो चीजों के ऊपर इनकम डिमांड लागू होगा। एक होगा गुड्स और कॉमन थिंग्स, ठीक है, और एक होगा सब्स्टिट्यूट्स या गिफ्ट गुड्स। यानी बेसिकली ये गुड्स और कॉमन थिंग नहीं होगा, ये होगा हम लोगों का नॉर्मल या सुपीरियर गुड्स, नॉर्मल या सुपीरियर्स गुड्स या नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स। ठीक है, और दूसरा स्टैंडर्ड या गिफ्ट गुड्स, इसको हटाओ, गिफ्ट गुड्स याद रखना। ठीक है, इसको बोला जाता है इन्फीरियर, इन्फीरियर। अच्छा, सुपीरियर और इन्फीरियर गुड्स क्या होता है पहले ये समझ लो। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर गुड्स। पहले सुपीरियर गुड्स सुनो, ऐसा गुड्स जिसका क्वालिटी अच्छा होता है और जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, चाहे वो खाने पीने का कोई सामान हो गया या कपड़ा हो गया, कोई अनाज हो गया, तेल मसाला हो गया, या चावल दाल हो गया। नॉर्मली जो चीज हम लोग यूज करते हैं जो अच्छा क्वालिटी का होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स या गिफ्ट गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो घटिया क्वालिटी का हो। ठीक है, हम लोग के पास पैसा बहुत कम है, उस गरीबी की वजह से या पैसा कम है इस वजह से हम लोग उस घटिया गुड्स को खरीदते हैं। जैसे सपोज कर लो, हम एकदम नॉर्मल समझा रहे हैं, सपोज कर लो कि आप लोग खुद भी नोटिस करते होंगे, सपोज आप कोई मार्केट गए हो, उस मार्केट में आपको एप्पल लेना है, सेब, तो देखते होंगे ना ठेला में सेब लगा हुआ रहता है। एक तरफ सेब 200 रुपया केजी है, एक तरफ सेब आपका 150 रुपया केजी है, और एक तरफ सेब आपका 100 रुपया केजी है। और ये जो 100 रुपया केजी वाला सेब होगा ना, एप्पल जो 100 रुपया केजी वाला होगा, वो या तो सड़ा गला होगा, थोड़ा खराब होगा, उसमें काला काला दागी पड़ गया होगा, कीड़ा टाइप का दागी, और 200 रुपया वाला सबसे अच्छा होगा।
तो ये जो सड़ा गला वाला जो सामान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर गुड्स या गिफ्टिन गुड्स, और जिस गुड्स का क्वालिटी अच्छा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स। आया समझ में? अब इन दोनों में प्राइस की वजह से किस तरीके से फर्क पड़ता है देखना। इनकम डिमांड इन सुपीरियर और कॉमन कोमोडिटी, कोमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, ध्यान से समझना। नॉर्मली क्या होता है, कॉमन गुड्स आर दोज गुड्स, कॉमन गुड्स की जगह आप चाहे तो नॉर्मल गुड्स यहां पे लिख सकते हो या चाहे तो आप सुपीरियर गुड्स यहां पे लिख सकते हो, सुपीरियर गुड्स लिख सकते हो। यानी नॉर्मल गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स आर दोज गुड्स इन विच देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इसके बीच कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। यहां इनकम लिखना चाहिए था, गलती से लिख दिए यहां पे। इनकम और क्वांटिटी के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज the demand of these goods will increases, and when the income of consumers decreases the demand of these goods also decreases। ठीक है, यहां पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे अगर मान लो कि हम आज कुछ पैसा कमा रहे हैं तो कोई अच्छा गुड्स खरीद रहे हैं, कल को मेरा अगर इनकम बढ़ जाएगा तो हम इन सामानों को और खरीदेंगे। तो ये होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है सुपीरियर और इंफीरियर गुड्स में। देखो इसको समझना अच्छा से, और इसको ग्राफ में भी हम लोग प्रेजेंट करके देखेंगे। यहां देखो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर का इनकम है, और कंज्यूमर का इनकम प्राइस में डिनोट होता है। और यहां डिमांड ऑफ गुड्स एक्स है कि कोई गुड्स एक्स का डिमांड है जिसको क्यू में दिखाते हैं। कंज्यूमर्स का प्राइस, कंज्यूमर्स का अच्छा इनकम है ना, इनकम है ये, ठीक। पहले इनकम कितना रुपया था आपका, 100 रुपया, तो उसका डिमांड कितना था 50, और जब इनकम 100 से बढ़ के हो गया 150 रुपया तो देखो उसका डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। यहां लिखेंगे 0, यहां लिखेंगे एक्स एक्सिस, यहां लिखेंगे वाई, यहां दिखाएंगे क्वांटिटी और यहां दिखाएंगे उसका क्या, इनकम। ठीक है, अब देखो पहले इनकम 100 था तो डिमांड 50 था। सपोज कर लो यहां 100 रखते हैं और यहां रखते हैं 50। ये देखो मिला दिए, ये 100 था तो यहां कितना था, ये 50 था। अब क्या हुआ अब इनकम बढ़ के 150 हो गया। देखो इनकम बढ़ के कितना हो गया, इनकम 150, यहां हो गया 150, तो उसका डिमांड भी बढ़ के 100 हो गया, डिमांड भी बढ़ के देखो यहां पे 100 हो गया। इस तरीके से मिला दिए। अब इसी चीज को इस तरीके से दिखा देंगे, एक मिनट रुकना, हाँ इसी चीज को इस तरीके से दिखा देंगे। ये मेरा हो गया डी डी, यानी ये लकीर मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया डिमांड कर्व। समझ में आया? यही चीज तो बोल रहे हैं। क्या हो रहा है बेसिकली, प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी क्या हो रहा है सर जी, बढ़ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनकम डिमांड। कौन से गुड्स पे, सुपीरियर गुड्स पे। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर जो गिफ्टिन गुड्स होता है या इंफीरियर गुड्स होता है उसमें उल्टा होता है। इंफीरियर गुड्स का मतलब समझा दिए ना, अभी घटिया क्वालिटी का सामान हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा दिखाते हैं इसको, अच्छा से समझना, हाँ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। देखो क्या बोल रहा है यहां पे, इनकम डिमांड इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर बोलो या गिफ्टिन गुड्स भी बोला जाता है। गिफ्टिन गुड्स क्या बोला जाता है, क्यों बोला जाता है हम बताते हैं। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच द कंज्यूमर हैज लुक्ड डाउन अपॉन एंड, यानी कंज्यूमर यानी इंफीरियर गुड्स या गिफ्टिन गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसको कोई कंज्यूमर लुक डाउन यानी कि हीन भावना से देखता है। कैसे देखता है, हीन दृष्टि से, यानी उस गुड्स को वो पसंद नहीं करता है। एंड कंज्यूमर व्हेन द इनकम इज नॉट सफिशिएंट, और कंज्यूमर इसको तभी खरीदता है जब कंज्यूमर के पास इनकम नहीं रहता है, यानी बहुत कम पैसा है। सच एज कोर्स एंड ग्रेन्स, ठीक है, वेजिटेबल्स मोटा अनाज हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, घी हो गया, थिंक क्लोथ्स मोटा कपड़ा हो गया, रोटेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सड़ा गला, रोटेन का मतलब होता है सड़ा गला सब्जी या तो फिर फल, और इसको तब खरीदता है वो जब उसके पास क्या होता है, पैसा नहीं है। दे आर ऑल्सो कोल्ड गिफ्टिन गुड्स, इनको गिफ्टिन गुड्स भी बोला जाता है क्योंकि इंफीरियर गुड्स के बारे में बताने वाला सबसे पहले पर्सन थे गिफ्टिन। बोला इन द केस ऑफ सच गुड्स, इन गुड्स के केसेस में व्हेन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेज, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, ही रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ दिस गुड्स एंड चूज द बेस्ट गुड्स, दैट इज डिमांड डिक्रीजेज when the income of the consumer increases. In this the slope of the demand curve is negatively which fall down from the left to right.
अब देखो, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है तो ये इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन को क्या कर देता है, कम कर देता है। देखो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम आपको इसको समझा दे रहे हैं। हम लोग का बस्ती में मतलब देखो इंफीरियर गुड्स यार, देखो आप लोग भी कभी ना कभी इंफीरियर गुड्स यूज किए होंगे, ठीक है ना, इतना हम लोग कोई वो साधु संत वाला आदमी नहीं है। हम लोग का बस्ती में एक जगह शादी था, ठीक है। अब उस शादी में लगभग 700-800 आदमी लोग को इनविटेशन था और प्लस बाराती लोग एक्स्ट्रा था। और पता है ना शादी में बहुत सारा खर्चा होता है, खाना सब्जी बहुत लार्ज अमाउंट पे बनाना पड़ता है। तो शादी से एक दिन पहले हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। अच्छा, हम लोग का बस्ती में अगर किसी लड़की का शादी है ना तो पूरा गांव वाला हम लोग धूमधाम से उस शादी में पार्टिसिपेट करते हैं और घर का जितना भी काम है वो सब लोग मिलजुल कर करते हैं। घर गांव का लड़की का शादी है मतलब ऐसा लगता है कि अपना ही किसी बहन का या अपना ही किसी दीदी का शादी है। इस तरीके से हर कोई, हम नहीं पूरा बस्ती वाला इसी तरीके से हम लोग मदद करते हैं, जस्ट लाइक ए फेस्टिवल। तो क्या हुआ, शादी से एक दिन पहले हम लोग मार्केट गए और मार्केट में हम लोगों को बहुत सारा सामान खरीदना था। आलू लगभग 60 किलो 70 किलो खरीदना था, प्याज लगभग 20-30 किलो खरीदना था, आपका पटल 40-50 किलो खरीदना था और भी बहुत सारा सब्जी बल्क अमाउंट में खरीदना था। लेकिन हम लोग के पास पैसा कम था। उसके बाद हम लोग जब मार्केट जैसे जैसे मार्केट जब हम लोग आलू खरीदने गए ना तो हम लोग सबसे सस्ता वाला आलू देखे। और जो सस्ता वाला आलू था, जो थोड़ा थोड़ा सा या तो हरा था या जिसका क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसमें सड़ापन टाइप का आ गया था, थोड़ा थोड़ा खराब हो गया था। और हम लोग क्या किए, सस्ता देख के उसको खरीद लिए और सड़ा वाला को काट काट के हटा दिए। नॉर्मली हर कोई वैसा करता है, मत सोचना कि सर जी छी आप गंदे हैं, नहीं भाई, सब वैसे ही करता है। पैसा नहीं है, अब अगर पैसा नहीं है तो क्या करेगा, तो वो घटिया क्वालिटी का ही सामान खरीदेगा। क्या आपके घर में, सच सच बताना, क्या आपके घर में कभी कोई खराब सेब या कोई खराब आम नहीं आया है बाजार? एक बार मेरी सिस्टर वैसे की थी, मार्केट में आम बिक रहा था उस समय 150 रुपया केजी। मेरी सिस्टर आम लेके आई, हम बोले कितना रुपया किलो करके आम मिला तुमको? तो बोलती है कि 30 रुपया किलो मिला आम, तो ले लिए। देखो एक साइड 150 रुपया किलो आम बिक रहा है और ये एक साइड 30 रुपया किलो आम। तो हम बोले आम दिखाओ। तो जब वो आम को खोली तो पूरा आम पूरा मतलब पच हो गया है, पूरा खराब हो गया है। तो ये जो आम लाई थी ना वो कहलाता है इंफीरियर गुड्स। और वो उसको तब लाई थी जब उसके पास पैसा नहीं था। और जैसे ही अगर पैसा हो गया, हम उसको बोले कि देखो नेक्स्ट टाइम से ऐसा सामान मत लाना, तो वैसा सामान लाना कम हो गया। यानी जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो ये घटिया चीजों को खाना छोड़ देता है। तो यहां उल्टा होता है, प्राइस बढ़ने से ऐसा गुड्स का डिमांड घट जाता है। ऐसा नॉर्मली क्या होता है, कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ता है, इनकम घटता है तो डिमांड भी घटता है। लेकिन ये सिर्फ सुपीरियर या नॉर्मल गुड्स में, इंफीरियर गुड्स या गिफ्ट गुड्स में उल्टा है। अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तो इंफीरियर या गिफ्ट गुड्स का डिमांड यानी घटिया सामानों का दाम कम कर देता है, उसको वो नहीं खाता है फिर। ठीक है ना, पैसा कमाएंगे अच्छा खाएंगे, ऐसा होता है। देखो यही चीज को देखो यहाँ पे समझा दिया। वो देखो पहले इनकम 100 था तो डिमांड कितना था, 50 था। जब इनकम 150 हो गया तो डिमांड देखो घट गया। इनकम बढ़ गया है, लो इनकम बढ़ गया लेकिन डिमांड घट गया। इसी चीज को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 हो गया, x हो गया, ये y हो गया। 100 में पहले 50 था, सपोज 100 और ये 50 था, यहाँ 100 और यहाँ पे डिमांड कितना था 50। जब प्राइस इनकम उसका बढ़ के हो गया 150, लो 150, तो उसका डिमांड घट के हो गया सपोज कर लो 10। ये देखो ये घट गया, ठीक है, उल्टा हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, उल्टा हुआ। यही कहलाता है इसका डिमांड कर्व। ये हो गया डी। क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, लेकिन उसका डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। इनकम बढ़ रहा है लेकिन डिमांड घट रहा है। आया समझ में? ठीक है, चलो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो आगे। अब ध्यान से समझना, ये जो इंफीरियर, ये जो नियम हम अभी आप लोगों को बताएं, इस नियम को बताने वाला सबसे पहले पर्सन था गिफ्फिन। रॉबर्ट गिफ्फिन नाम था, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहां के, इंग्लैंड के इकोनॉमिस्ट थे। और इस गुड्स के बारे में या इस गुड्स के प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। इसलिए इस नियम को बोला जाता है गिफ्फिन्स पैराडॉक्स। आपको एग्जाम में पूछेगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, व्हाट इज गिफ्फिन्स पैराडॉक्स। गिफ्फिन पैराडॉक्स क्या है, तो बोल देना यही भाई, इंफीरियर गुड्स का जो लॉ ऑफ डिमांड है, इंफीरियर गुड्स का, कि जब किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो डिमांड वो घटा देता है। इसी को बोला जाता है गिफ्फिन्स पैराडॉक्स। ठीक है, 2-3 साल पूछ चुका है गिफ्फिन्स पैराडॉक्स, इसलिए इसको अच्छा से समझना। अब आते हैं क्रॉस डिमांड। भाई क्रॉस डिमांड का मतलब हम क्या बताएं, किसी दूसरे गुड्स का डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हुआ,
लेकिन उसके वजह से किसी दूसरे गुड्स का इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, लेकिन उसके वजह से किसी दूसरे गुड्स का डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। समझो, क्रॉस डिमांड का मतलब व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द चेंज इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी वाई ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। यानी दो गुड्स है एक्स और वाई, गुड्स एक्स का प्राइस में चेंजेस आया, गुड्स एक्स का प्राइस या तो इंक्रीज हो गया या प्राइस डिक्रीज हो गया, लेकिन गुड्स एक्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण गुड्स वाई का डिमांड में इफेक्ट पड़ गया। यानी गुड्स एक्स का गुड्स वाई का कोई लेना देना नहीं था, गुड्स वाई का ना तो प्राइस घटा ना प्राइस बढ़ा, वो उतना ही है, लेकिन गुड्स एक्स का प्राइस बढ़ा या घटा, उसका प्राइस घटने या बढ़ने की वजह से इसका डिमांड बढ़ या घट गया, क्रॉस क्रॉस कनेक्शन लग गया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। आप बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल, सर किसी दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ने या घटने से किसी दूसरे गुड्स का डिमांड कैसे बढ़ता घटता है? बिल्कुल बढ़ता घटता है। देखो अभी समझाते हैं इस चीज को, अच्छा से समझना इसको। और ये दो चीजों पे लागू होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है हम लोगों का कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब ध्यान से समझ लो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये नियम कैसे लागू होता है। सप्लीमेंट्री गुड्स जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या बताए थे? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब एक दूसरे के बदले यूज होता है। ध्यान से समझना, बोला गया है सब्स्टिट्यूशन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस इंस्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए सेम पर्पस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी, इन दिस द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज पॉजिटिव, इसमें डिमांड कर्व पॉजिटिव होता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इन द केस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स when the price of one goods increases the demand for other goods increases, एक गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो किसी दूसरे गुड्स का डिमांड भी बढ़ जाता है। This happen because the consumer acts as its replacement commodity. For example, इसको समझो, for example when the price of coffee increases, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीजेज हो जाएगा the demand of tea will increases, तो चाय का डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे? देखो हम समझाते हैं। अगर कॉफी, पहले बताओ ये जो कॉफी और ये जो मेरा टी है, कॉफी और चाय है, ये मेरा कॉफी है और ये मेरा क्या है? चाय। बताओ कॉफी और चाय एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि नहीं है? या तो आप कॉफी पियो या कॉफी की जगह चाय पियो, एक दूसरे के बदले यूज में लाया जा रहा है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स तो है सर जी। ठीक है, क्या हुआ था एक बार मम्मी के साथ हम लोग हॉस्पिटल गए हुए थे। कहाँ गए थे? हॉस्पिटल। हम ही लोग का रिलेटिव में कोई हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका ऑपरेशन हुआ था। हम लोग गए, हम लोग 4-5 दिन कंटिन्यू गए थे वहां पे देखने के लिए, और उनके अपने जो परिवार वाले हैं, फैमिली वाले हैं, वो लोग भी थे। तो हम और मम्मी और 2-3 लोग, हम लोग जब भी जाते थे ना तो हॉस्पिटल में नीचे कैंटीन में कॉफी पीते थे। उस समय कॉफी 20 रुपया गिलास हुआ करता था। हम लोग 3 लोग गए तो भी कॉफी पिए, 2 लोग गए तो भी कॉफी पिए, 4 लोग गए तो भी कॉफी पिए, 5 लोग गए तो भी। और उस समय चाय जो था वो 5 रुपया गिलास था। तो माँ बोलती थी कि चाय छोड़ो ना, चलो कॉफी पीते हैं, थोड़ा फ्रेश लगेगा माइंड। तो हम लोग कॉफी पीते थे। एक दिन क्या हुआ, हम लोग 5 लोग गए कॉफी पीने के लिए, लेकिन पता है उस दिन कॉफी का रेट बढ़ चुका था। 20 रुपया गिलास की जगह कॉफी का रेट हो गया 30 रुपया। चाय उतना ही है, चाय में कोई चेंज नहीं आया, कॉफी का रेट हो गया 30 रुपया, यानी कॉफी 10 रुपया बढ़ गया। अब उस समय मेरी माँ बोली थी कि चलो चाय पीते हैं, तो मेरी माँ पैसा पेमेंट करने वाली थी। तो मम्मी सोची अरे यार हम लोग तो 5 लोग हैं, अभी कितने लोग हैं? 5 लोग, और एक कॉफी का दाम हो गया 30 रुपया, तो इस हिसाब से तो भाई 150 रुपया खर्चा हो जाएगा। बाप रे, 150 रुपया का क्या कॉफी पियेंगे? नहीं, माँ बोली नहीं छोड़ दो, इतना ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, कॉफी नहीं पियेंगे, हटाओ। कॉफी की जगह क्या पियेंगे? चाय पियेंगे। कॉफी नहीं पियेंगे, कॉफी की जगह चाय पियेंगे। और हम लोग चाय पिए, और 5 रुपया के हिसाब से 5 लोगों का चाय, यानी कितना रुपया? 25 रुपया। तो बताओ मेरी मम्मी पैसा बचा ली या नहीं बचा ली? बचा ली ना। हम सबकी मम्मी ऐसे ही करती है, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। इसी को बोला जाता है आपका कौन सा? लॉ ऑफ डिमांड। इसी को बोला जाता है क्रॉस डिमांड। और क्रॉस डिमांड कौन से गुड्स पे? सब्स्टिट्यूट गुड्स पे। देखो किसी एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, किसी एक गुड्स का, कॉफी का दाम बढ़ा, चाय का दाम नहीं बढ़ा घटा, चाय उतना ही है, कॉफी का दाम बढ़ा, लेकिन इसके वजह से किसका डिमांड बढ़ गया? कॉफी का प्राइस इंक्रीज हुआ, लेकिन इसके वजह से किसका प्राइस इंक्रीज हो गया? टी का प्राइस, सॉरी टी का डिमांड इंक्रीज हो गया। तो दोनों में क्रॉस कनेक्शन लगा कि नहीं लगा सर जी? लगा सर, बिल्कुल लगा।
इसी को बोला जाता है क्रॉस डिमांड। किसी एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से किसी दूसरे गुड्स का डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। आया समझ में? बिल्कुल। जैसे सपोज कर लो हम अभी बोलते हैं, अब देखो जो लोग नॉनवेज नहीं है वो मेरे बातों का बुरा नहीं मानना। सपोज कर लो कि अभी आपका अभी आपका चिकन है, सपोज कर लो 200 रुपया केजी, और मटन है 700 रुपया केजी। और मान लो कि यही मटन अगर 700 से 1500 हो जाए, तो क्या लोग ज्यादा मटन खाएगा? नहीं, मटन खाना छोड़ देगा, मटन की जगह चिकन खाएगा। तो मटन का प्राइस बढ़ गया, और उसके वजह से मटन छोड़ के लोग आप क्या खाएगा? चिकन। तो चिकन का डिमांड बढ़ जाएगा। और मटन और चिकन एक दूसरे के सप्लीमेंट्री गुड्स है भाई, या तो ये खाओ नहीं तो वो खाओ। ठीक है, चलो आगे देखो, इसी चीज को यहाँ पे समझाए हैं। प्राइस है एक को हम लोग क्या को रखे? गुड्स वाई में कॉफी को रखे हैं, और गुड्स एक्स में रखे हैं टी को। ठीक है, देखो कॉफी का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से देखो इसका डिमांड इफेक्ट हो गया, या ऐसे समझो ये मेरा टी है, टी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो कॉफी भी बदल गया। ठीक है, ये होता है क्रॉस डिमांड। ठीक है, आप चाहे तो इसको बना सकते हो टेबल में। आगे, लॉ ऑफ डिमांड इन सप्लीमेंट्री गुड्स। हाँ जी, क्रॉस डिमांड इन सप्लीमेंट्री गुड्स है। फिर से सप्लीमेंट्री गुड्स कहां से आ गया भाई? सप्लीमेंट्री गुड्स तो नहीं होना चाहिए, सप्लीमेंट्री गुड्स तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, पूरक वस्तु होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री गुड्स होना चाहिए था, गलती से यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिखा गया है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री गुड्स सही है। कंप्लीमेंट्री गुड्स मतलब एक दूसरे के साथ प्रयोग में लाया जाता है। कंप्लीमेंट्री यहां सही लिखे हैं, यहां गलती लिख दी है। कंप्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स दैट आर यूज टुगेदर फॉर द डिफिनिट पर्पस। फॉर एग्जांपल स्कूटर और पेट्रोल एक दूसरे के साथ प्रयोग में लाया जाता है। और यहां जो डिमांड कर्व होता है वो डिमांड कर्व होता है आपका, बोल रहा है द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज दोज गुड्स इन नेगेटिवली। इसमें डिमांड कर्व क्या होता है? नेगेटिवली। क्योंकि अगर मान लो कि कल को अगर सपोज कर लो गाड़ी का दाम एकदम महंगा हो गया, गाड़ी का दाम पूरा महंगा हो गया, तो लोग गाड़ी नहीं खरीदेगा। अब गाड़ी नहीं खरीदेगा तो अल्टीमेटली पेट्रोल का डिमांड घट जाएगा। तो प्राइस देखो बढ़ गया, एक कंप्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, उसके वजह से दूसरे गुड्स का डिमांड घट जाता है। इसीलिए बोला जाता है दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। क्या रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। लेकिन अगर प्राइस का डिमांड, अगर गाड़ी थोड़ा सस्ता भी हो गया तो भी पेट्रोल का डिमांड बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, उसी चीज को पढ़ लेना, वही चीज है। अब आते हैं अदर टाइप्स ऑफ डिमांड। और भी तो कुछ कुछ टाइप का डिमांड था। सबसे पहले कौन सा डिमांड भाई? कंबाइंड डिमांड। कंबाइंड डिमांड मतलब द डिमांड इज ए फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड। ये भी एक तरीके का सप्लीमेंट्री डिमांड ही मेरा होता है। जो सप्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड होता है ना, वैसा ही रूल है ये। when more than one commodity is demanded simultaneously at the same time to serve the same purpose, then such demand is called joint demand या combined demand। जैसे अगर हम बैट खरीदते हैं तो बैट के साथ साथ हमको बॉल भी खरीदना होगा। क्रिकेट खेलने के लिए बैट खरीदे तो उसके लिए हमको बॉल खरीदना होगा। तो बैट और बॉल ये मेरा कंबाइंड डिमांड हो गया। शू और स्टॉकिंग होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यानी जूता और मोजा। ठीक है, स्कूटर और पेट्रोल, पेन और इंक। ये डिराइव डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड का मतलब है हम किसी एक गुड्स का डिमांड किए, लेकिन उस एक गुड्स के डिमांड के वजह से अपने आप किसी दूसरे गुड्स का डिमांड हो गया। वो होता है when the demand of one commodity automatically leads to demand of another, it is called derived demand। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि अगर हम समोसा खाएंगे तो समोसा खाएं तो समोसा के साथ अपने आप चटनी का डिमांड हो जाएगा। ये होता है वो। ठीक है, एक गुड्स को खरीदे तो अल्टीमेटली हमको दूसरा गुड्स का डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो हम टीवी खरीदे, टीवी, अब भाई अगर टीवी खरीदे हैं तो हमको देखने के लिए टाटा स्काई या कुछ तो चाहिए। मोबाइल खरीदे हैं तो मोबाइल चलाने के लिए सिम तो चाहिए। तो मोबाइल खरीदे तो अपने आप ऑटोमेटिक मेरा सिम का डिमांड हो गया। दैट इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है व्हेन द कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर 2 और मोर यूजेस, यानी ऐसा एक गुड्स का डिमांड कर रहे हैं जो 2 या 2 से अधिक चीजों को मेरा फुलफिल कर देगा, वो होता है मेरा कंपोजिट डिमांड। जैसे मान लो कि सपोज कर लो कि कोयला हो गया, दूध हो गया, दूध से बहुत सारा चीज बन सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत कामों में यूज होगा, वाटर बहुत कामों में यूज होगा, कोयला बहुत कामों में यूज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर जी, लॉ ऑफ डिमांड। पहले इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा से स्क्रीनशॉट लेना लॉ ऑफ डिमांड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, अगर आपको दिखा पाएंगे तो दिख जाएगा ना? हाँ दिख जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड याद रखना,
लॉ ऑफ डिमांड को हमेशा बताया जाता है गुड्स के प्राइस के पर्सपेक्टिव से। कौन से पर्सपेक्टिव से? प्राइस के पर्सपेक्टिव से। लॉ ऑफ डिमांड किसी भी गुड्स का प्राइस और उसके डिमांड के बीच रिलेशन को बताता है। यह बताता है कि अगर अन्य बातें, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस विल बी इंक्रीजेज डिमांड विल बी डिक्रीजेज, एंड अदर टर्म व्हेन प्राइस इज डिक्रीजेज डिमांड विल बी इंक्रीजेज। किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, किसी भी गुड्स का प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सुनो क्या बोल रहा है, और याद रखना लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, अभी बस इतना याद रखना। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, प्राइस घटा डिमांड बढ़ा। कितना प्राइस बढ़ा, कितना प्राइस बढ़ने की वजह से कितना डिमांड बढ़ा, कितना प्राइस घटने की वजह से कितना डिमांड बढ़ा, या कितना प्राइस बढ़ने की वजह से कितना डिमांड घटा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव, लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। एमसीक्यू में पूछता है, याद रखना लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव है, लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा जो है वो होता है मेरा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अभी बस इतना याद रखना। ठीक है, और डिमांड और प्राइस के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। The law of demand states that quantitative relation between the price of a goods and the quantity demanded at price. Generally, the law of demand states that when other things being equal, when the price of goods increases, जब goods का price increases होता है, the demanded decreases, तब demand घट जाता है, and when the price decreases, the demand increases. This is called the law of demand. It indicates that the negative relationship between the price of the commodity and the quantity of commodity. The slope of the demand curve is negatively. For example, so that downward from left to right, there is an inverse relationship between the price of a commodity and quality demanded of it. आया समझ में? आगे देखो क्या बोल रहे हैं। आगे बोला गया द लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट नॉट क्वांटिटेटिव वन। याद रखना लॉ ऑफ डिमांड कौन सा स्टेटमेंट है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये होता है आपका, ये होता है मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, आगे बोल रहा है लो डिस्क्राइब ओनली द कंडीशन चेंज इन प्राइस ऑफ डिमांड। हाँ जी, देखो ये वही बोल रहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच ही सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड बताता है। ठीक है, अच्छा बात है। चलो आगे द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। एजम्पशंस का मतलब है, हम अभी बताए ना कि कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन भाई क्यों? क्या हर सिचुएशन में ऐसा नियम लागू होगा? क्या हर सिचुएशन में ऐसा होगा कि गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा? नहीं, हर सिचुएशन में नहीं होगा। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है और साथ ही साथ मेरा इनकम भी बढ़ रहा है, तो अगर हम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो अगर कोई चीज महंगा भी हो रहा है तो हमको क्या फर्क पड़ेगा? मेरा तो पैसा बढ़ रहा है, मेरा तो इनकम बढ़ रहा है, तो हम उस चीज का डिमांड घटाने की जगह बढ़ा देंगे। कुछ कुछ ऐसा कंडीशन होता है जहां लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा तब जब ये होगा, लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा तब जब ऐसा होगा। ऐसा होगा मतलब कैसा होगा? तो लॉ ऑफ डिमांड तब लागू होगा जब देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का इनकम लेवल में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर का इनकम लेवल में देयर शुड बी नो चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट, इसके बाद आपका टेम्परामेंट, फैशन, लाइक्स एटसेट्रा, यानी कंज्यूमर का बिहेवियर, उसका नेचर में बदलाव नहीं आना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी कंसर्न, प्राइस बदलना नहीं चाहिए। नो न्यू रिप्लेसमेंट आइटम शुड बी कंज्यूम्ड, यानी कोई नया आइटम को कंज्यूम मत करना। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट बी लाइकली टू बी चेंज इन द फ्यूचर, और कंज्यूमर का जो इनकम है वो फ्यूचर में चेंज होने का चांसेस ना हो, तब तक लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा। ये होने से
लॉ ऑफ डिमांड लागू होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई द स्लोप ऑफ डाउनवर्ड, वाई इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व नेगेटिवली। ये बोल रहा है कि डिमांड कर्व जो होता है वो नेगेटिवली क्यों होता है। देखो हम एक इसको दिखाने का कोशिश करते हैं आप लोगों को। देखो हाँ, यहां हम दिखा रहे पहले कोई कोई चीज अच्छा से समझना। देखो अच्छा से समझना है, यहां हम लोग किसी भी गुड्स का प्राइस रख रहे हैं और यहां उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड। सपोज कर लो पहले गुड्स का प्राइस 10 रुपया था तो मेरा डिमांड 15 था, और जब गुड्स का प्राइस 10 से बढ़ करके 15 हो गया तो मेरा डिमांड घट के कितना हो गया, सपोज कर लो 8 हो गया। और जब गुड्स का प्राइस 10 से घट के 5 हो गया तो मेरा डिमांड सपोज कर लो 15 से बढ़ करके, सपोज 15 से बढ़ करके हो गया मेरा 20। अब इसी चीज को अगर हम एक ग्राफ से दिखाएंगे, देखो इनकम डिमांड को समझा दे रहे, ये हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया y। देखो पहले क्या था, 10 था तो 15 था, सपोज कर लो 10 15 हम यहां मान लेते हैं। यहां 10 था, ये मेरा 15 था। यहां क्वांटिटी है, यहां पे प्राइस है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद जब ये 5 हो गया तो ये 20 हो गया, तो ये घट के कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये बढ़ के सपोज कर लो 20 हो गया। ये 5 हो गया घट के, तो ये बढ़ के कितना हो गया, 20 हो गया। और जब ये 15 हो गया घट बढ़ के, तो ये 8 हो गया। जब ये बढ़ के 15 हो गया तो देखो ये घट के कितना हो गया, ये घट के 8 हो गया। समझ में आया। इसी चीज को हम लोग इस तरीके से फिर दिखा देंगे। इसी चीज को क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे। ये मेरा हो गया डिमांड कर्व। यही चीज कहलाता है मेरा लॉ ऑफ डिमांड। आया समझ में सर जी, कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर है। आई होप इतना देर डिमांड डिमांड सुन सुन के अब आपके मन में डिमांड घुस गया होगा पूरा। तो देखो डिमांड कर्व ये जो डाउनवर्ड हम लोग दिखाएं वो डाउनवर्ड क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अभी अभी इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे ना मार्जिनल यूटिलिटी, आई होप आपको याद होगा। इसके कारण ऐसे डाउन हो रहा है। इम्पैक्ट ऑफ इनकम, इनकम के कारण इम्पैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट आइटम्स, चेंज इन द कंज्यूमर्स, केम इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, इसके वजह से डाउनवर्ड होता है। ठीक है, आगे आगे रीजंस फॉर इंक्रीजिंग डिमांड। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से डिमांड मेरा इंक्रीज हो जाएगा। तो इनकम कोई भी डिमांड इंक्रीज होने का मेन रीजन देखो मेरा क्या क्या है, सुन लो। देखो बोल रहे हैं यहाँ पे फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड इंक्रीज होने का क्या क्या रीजन है हम लोग का। डिमांड इंक्रीज होने का सबसे पहला रीजन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स का इनकम इंक्रीज हो रहा है। दूसरा रीजन है हम लोगों का इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द, यानी सबसे पहला डिमांड इंक्रीज होने का सबसे पहला रीजन इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स इनकम। इनकम, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मेरा डिमांड भी बढ़ेगा, पहला रीजन। दूसरा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स। अगर रिप्लेसमेंट गुड्स का मतलब वही सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिप्लेसमेंट गुड्स का मतलब कौन सा गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो मेरा डिमांड दूसरा गुड्स का इंक्रीज हो जाएगा। when there is a decrease in the price of the complementary goods, अगर complementary goods अगर मेरा इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। आगे इंक्रीज इन फैशन, हैबिट, टेस्ट एंड टेम्परामेंट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का फैशन, कंज्यूमर का हैबिट, कंज्यूमर का टेस्ट इंक्रीज हो गया। तब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स नंबर, अचानक बायर्स बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाएगा। Is there a possibility of increasing in the price of the commodity in near future? नियर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने से होगा। On possibility of increasing consumers income in the near future, अगर कंज्यूमर का प्राइस इनकम हो सकता है फ्यूचर में बढ़ेगा तब उसका डिमांड अभी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, इसको एग्जाम में पूछता है इनकम डिमांड का इंक्रीज या डिक्रीज होने का रीजन, कई बार पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट बोल रहा है रीजंस फॉर डिक्रीजिंग इन डिमांड। फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर डिक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ कमोडिटी। क्या हो जाएगा जिसके लिए गुड्स का कमोडिटी डिक्रीज हो जाएगा, पता है। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते कितना समय हो गया रात का, देखो 11:51 हो गया। अगर आपको लगता है कि सर जी ऐसे ही बोल रहे तो हम दिखाने का कोशिश कर रहे, 11:52 रात का मेरा गांव में सब सो चुका होगा, मेरा घर वाला सब सो चुका होगा। घर वाला बोलता होगा बेटा पगला गया है। देख लो कितना बज रहा है, दिख रहा है 11:52 हो रहा है, 12 बजने वाला है रात का। सोचो, तब तक हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, लगभग 2 बजे आसपास सोएंगे। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो।
इस वजह से और डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। देखो क्या बोल रहा है आगे हम लोगों का, बोला गया है when there is a decrease in the income of the consumer, अगर मेरा इनकम घट जाएगा, क्या होगा, इनकम अगर मेरा डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड भी घट जाएगा। when the price of the replacement item decreases, रिप्लेसमेंट मतलब सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तब होगा when the consumers हैबिट फैशन टेस्ट डिक्रीज इन द टेम्परामेंट, कंज्यूमर्स का हैबिट फैशन टेस्ट घट गया तो डिमांड घट जाएगा। व्हेन द नंबर ऑफ बायर डिक्रीज, अगर नंबर्स ऑफ बायर घट जाएगा तो डिमांड घट जाएगा। इफ द प्राइस इज लाइकली टू बी डाउन इन द नियर फ्यूचर, अगर गुड्स का प्राइस आने वाले समय में कम होने वाला है तो कंज्यूमर उसका डिमांड को अभी से कम कर देगा। व्हेन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम इन नियर फ्यूचर, अगर कंज्यूमर का इनकम नियर फ्यूचर में कम होने वाला है तो डिमांड को भी वो कम कर देगा। आया समझ में? चलो आगे आगे एक्सपेंशन डिमांड, हाँ भाई ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड ये दोनों अलग अलग चीज है। एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। कैसे सर? देखो एक्सपेंशन ऑन डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी बिकम्स हायर ड्यू टू ए डिक्रीज इन इट्स प्राइस, दिस डिमांड इज सेड टू एक्सपेंड। यानी कि कोई भी डिमांड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है उसमें मतलब फैलाव आ गया, ऐसा तब होगा जब कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस में चेंजेस आने के कारण, प्राइस में किसके वजह से, गुड्स का प्राइस, ध्यान से समझना, जब कभी भी किसी भी गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, किसी भी गुड्स का क्या डिक्रीज हो गया, एक मिनट रुकना, किसी भी गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया, इसके वजह से उस गुड्स का डिमांड क्या हो गया, उस गुड्स का डिमांड इंक्रीज हो गया, तो इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी मांग में विस्तार, मांग में विस्तार, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड इंक्रीज हो गया, यही चीज होता है। बोला गया है यहां पे देखो, बोल रहा है दिस मूवमेंट ऑफ डिमांड फ्रॉम द टॉप पॉइंट टू डिमांड कर्व टू द पॉइंट बिलो इज कॉल्ड, यानी इस कंडीशन पे ये ऐसा ग्राफ बना के चलता है, ऐसा बना के चलता है, मतलब ये नीचे तो ये नीचे। आया समझ में? अब देखो एक्सपेंशन डिमांड और फिर इंक्रीज डिमांड में क्या इन डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो हम अभी क्या बोले, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कब बोलेंगे, जब किसी गुड्स का प्राइस घट गया, इस वजह से उसका डिमांड क्या हो गया, इस वजह से उसका डिमांड इंक्रीज हो गया, तो ये कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और अगर प्राइस को छोड़ के, प्राइस को हटा दे, प्राइस नहीं घटा, प्राइस उतना ही है, प्राइस को छोड़ करके किसी दूसरे रीजन के वजह से डिमांड बढ़ गया, प्राइस नहीं भाई, किसी भी गुड्स का प्राइस नहीं बदला, प्राइस उतना ही है, लेकिन प्राइस के बगैर उस गुड्स का डिमांड जो है ना, उस गुड्स का डिमांड अचानक क्या हो गया, बढ़ गया। हो सकता है कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो वो डिमांड बढ़ा दिया, कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ गया तो हो सकता है डिमांड बढ़ा दिया, अचानक बहुत ज्यादा बायर्स आ गया, बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स आ गया आपका सामान खरीदने तो डिमांड बढ़ गया, लेकिन प्राइस उतना ही है, तो वो कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। आया समझ में? देखो वही बोल रहा है, इट इज ए कंडीशन इन विच विथ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड ऑफ ए गुड्स इंक्रीजेज ओनली बिकॉज ऑफ डिक्रीजेज इन प्राइस, और यहां प्राइस को छोड़ के किसी दूसरे रीजन की वजह से अगर डिमांड बढ़ा तो वो इंक्रीज इन डिमांड होगा। इट इज ए कंडीशन इन विच द डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ करके। आया समझ में? मेन चीज इसका यही है, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर टू बोल रहा है इट्स मीन लेस डिमांड फॉर द गुड्स इज एट हायर प्राइस, जब प्राइस हायर हो जाएगा तो डिमांड उसका घट जाएगा। दिस मीन्स मोर डिमांड फॉर द गुड्स एट प्राइस, यानी उस प्राइस पे गुड्स का प्राइस उतना ही है, बस उसका डिमांड बढ़ गया। इसके बाद इन दिस द डिमांड कर्व कम्स डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू डाउन, ये नीचे आता है। इन दिस केस द डिमांड कर्व गोज अपवर्ड, यानी देखो इसमें इस तरीके से बनेगा ड्राइंग, इस तरीके से बनेगा, और इसमें ड्राइंग इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड भागेगा ये ऊपर, ठीक है। द डिमांड कर्व डज नॉट चेंज, इसमें डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, इसमें डिमांड कर्व चेंज होता है, ठीक है। आगे अब एक्सपेंशन समझ में आ गया ना। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है मांग में संकुचन,
किसमें संकुचन? मांग में संकुचन। अब देखो, मांग में संकुचन का मतलब है ना आपका डिमांड घट गया। देखो ध्यान से समझना, एक होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड और एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। एक होता है क्या? डिक्रीज इन डिमांड, और एक होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। इसका मतलब समझो, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड घट गया। क्यों घटा डिमांड आपका? क्योंकि गुड्स का प्राइस बढ़ गया। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाने की वजह से उस गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये गुड्स डिक्रीज हुआ किसके वजह से? ये गुड्स का डिमांड डिक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि उस गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ। तो प्राइस इंक्रीज के वजह से डिमांड डिक्रीज हुआ। इसी को बोला जाता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है? प्राइस कुछ नहीं हुआ सर जी, प्राइस कुछ नहीं हुआ, उतना ही है प्राइस, लेकिन किसी और रीजन के वजह से डिमांड घट गया। ये कहलाता है डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस कुछ नहीं था, कोई और रीजन हुआ। हो सकता है कंज्यूमर अब उस चीज को खरीदना नहीं पसंद करता है, या हो सकता है कंज्यूमर का इनकम घट गया होगा, किसी भी रीजन से उसका डिमांड घट गया। ये होता है डिक्रीज इन डिमांड। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये रहा भाई, दोनों में डिफरेंसेस। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम दो अभी इन दोनों को बारे में समझाएं, एक बार पढ़ लो, वही चीज निष्कर्ष निकल करके आएगा जो हम अभी आप लोगों को समझाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और था, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। कहां चला गया भाई वो? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या होता है? वो गलती से हमसे वो छूट तो नहीं ना गया वो बताना? एक सेकेंड, अगर ये हो गया है तो ये चैप्टर हो गया है खत्म, इससे ज्यादा नहीं है। रुको देखने दो। हाँ, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कहां चला गया? एजम्पशंस ऑफ लॉ। अच्छा यही तो था जी। ये एजम्पशंस ऑफ लॉ बताए थे ना, वही होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, यही चीज हम देख रहे थे, है या नहीं है। बस हो गया, इस चैप्टर में इतना ही है, और इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। बस इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग वन शॉट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर करेंगे। और ऐसे ही टोटल हम लोगों का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर चूंकि 30 चैप्टर्स हैं, तो टोटल 30 वीडियोज आएगा, और 30 वीडियो में सेपरेटली हम लोग पूरा माइक्रो और मैक्रो को खत्म कर देंगे, जिसमें हम लोगों का इकोनॉमिक्स में जीरो टू हीरो का जो सीरीज है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। और आज जो हम लोग इकोनॉमिक्स में यहाँ हैं, पढ़ते इकोनॉमिक्स में हम लोग यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग मदद करो, आप लोग सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि देखो हम आप लोग के लिए उतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम भी आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा सा मेरा मदद करोगे। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई डाउट है तो नीचे हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे पूछ लेना। ठीक है, बाय, टेक केयर।